ठीक है। EOQ के बाद हम लोग क्या ढूंढेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। वो कैसे आएगा, एनुअल परचेज क्वांटिटी डिवाइड बाय द ऑर्डर साइज। और डिवाइड बाय हम लोग एक बार में कितना खरीदते हैं, राइट। फिर हम लोग निकालेंगे टोटल मटेरियल कॉस्ट। मुझे जरा बताओ इस चैप्टर में अगर आप टोटल मटेरियल कॉस्ट निकाल रहे हो तो उसमें कितने खर्चे आएंगे, 3 खर्चे आएंगे ना। कौन से 3, ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। देखो मटेरियल का मतलब ये नहीं कि खरीद के लेके आ गए और खर्चा खत्म, आने जाने में खर्चा हुआ वही तो है। फिर उसको रखोगे कहाँ पे, चलो हम घर के लिए सामान लेके आते घर में रख देते हैं, लेकिन जब कंपनी में ये बात होगी तो कंपनी में तो बल्क में मटेरियल खरीदा जाता है, रखने के लिए उनको अलग से वेयर हाउस चाहिए, खर्चे बढ़ जाते हैं ना। और कोई कोई कंपनी क्या करते हैं, अलग से वेयर हाउस हायर भी करते हैं। एंड देयर आर कंपनीज हु प्रोवाइड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज। मैं चाहूँ तो एक वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ओपन कर सकता हूँ, एक बड़ी सी जगह ले लूँगा, वहाँ पे उसको अच्छे से पैक कर दूंगा, कोल्ड स्टोरेज के लिए भी एक स्पेसिफिक सेक्शन रख दूंगा, एक नॉर्मल स्टोरेज के लिए रख दूंगा। फिर जो कंपनीज को अपना सामान स्टोर करने के लिए जगह चाहिए होगी उनको बोल दूंगा आप यहाँ पे आ सकते हो। फिर जितना जगह वो लोग यूज़ करेंगे मैं उतना उनको पर स्क्वायर फीट रेट के हिसाब से, समझ में आ रहा है आपको, ये भी बिजनेस है। तब मान लो मैंने नई कंपनी शुरू की है, मेरे पास नहीं है पैसा स्टोरेज के लिए, वेयर हाउस खरीदने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी ऐसी कंपनी को, हाँ उनको बात कर लूँगा, जितना सामान रख दो और जो पैसा चाहिए हम लोग, और वही हमेशा हो सकता है हमारे पास हमेशा स्टॉक नहीं रहे, कभी कभार ही जरूरत पड़े, तो फिर स्टोर रूम खरीद के मतलब क्या है, जब जरूरत होगी तो रख देना कहीं पे। अंडरस्टूड। इसका मतलब स्टोरेज के लिए भी आपको अलग से पैसा देना होगा, और भी खर्चे गिनाए मैंने, चोरी होना, खराब होना, इंटरेस्ट का पैसा। इज दैट क्लियर। तो इसमें कितने खर्चे आएंगे बताओ, हाँ ये अपने को निकालने हैं। और हम लोग कैलकुलेशन एक बार के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि मटेरियल खरीदना जो है ना हमारा एक बार का काम नहीं है, पूरे साल भर हमको ये काम करना होता है, एक एक महीने के बाद या 10-10 दिन के बाद, जो भी आपका गैप होगा, लेकिन आपको ये काम तो पूरे साल ही करना है, तो साल भर का खर्चा निकाल रहे हो। अच्छा मुझे ज़रा बोलो, क्या कंपनी जो गोडाउन में स्टॉक रखती है वो खाली एक ही दिन रखती है, मतलब आज कौन सा दिन है, मंडे 7 अक्टूबर, बराबर ना। तो आप किसी कंपनी में जाओ और 7 अक्टूबर है, उनके गोडाउन में जाके देखो क्या उनके पास आज के दिन स्टॉक नहीं रखा होगा। तो स्टॉक क्या खाली 1 अप्रैल और 31 मार्च को नहीं होता है, पूरे साल रहता है। तो हमेशा उनको पूरे साल गोडाउन की जरूरत, पूरे साल उनका कुछ ना कुछ पैसा स्टॉक के अंदर लगा रहेगा, तो पूरे साल उनको इंटरेस्ट, पूरे साल उस जगह का ये कंटिन्यूसली लगता है, तो हमको साल के खर्चे जानना है। इज दैट क्लियर। चलो तो मैं तुमको 3 खर्चे बता रहा हूँ। पहला खर्चा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरा साल भर का ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो रहा है, जैसे मान लो आप डीमार्ट से ना घर का सामान लेके आते हो, क्या तुम कहाँ जाते हो, ओलिया कॉलेज के डीमार्ट, और घर अच्छा तुम्हारे पास में ही है, तो जाने को कैसे, फिर चल के चले जाते हो, तो फिर तुम्हारा कोई खर्चा नहीं, जाने दो, एक गलत एग्जाम्पल। तुम्हारा स्कूटी से, क्या स्कूटी से कितना सामान लेके आओगे यार, क्या लेके आते हो, खुद के लिए खाली पर्सनल ऐसा ब्यूटी केयर वाला सामान ऐसा नहीं। थर्ड ऑप्शन तुम कहाँ से लाते हो, हाँ ओके, तो दूर है थोड़ा, ऑटो से जाते हो, बना तो नहीं रहा ना स्टोरी। ओके, तो आने जाने का कितना खर्चा होता है ऑटो से, बस शेयरिंग, सामान लेके शेयरिंग में। अच्छा तो ठीक है, ये भी गलत ही एग्जाम्पल है। ठीक है चलो 40 रुपये मान लेते हैं, है ना। हाँ महीने में कितनी बार जाते हो, 2 बार, बराबर ना। तो अभी ये बताओ साल में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे आपको, महीने में 2, साल में 24, है ना। तो आपका ये आने जाने का कितना खर्चा हो जाता है डीमार्ट आने जाने का, फिर साल भर का 24 इंटू
40, बराबर ना। मतलब आने जाने का खर्चा कितना होगा ये डिपेंड करता है कि आप कितनी बार जाते हो। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ। तो हम लोग जब भी इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो ये सिंपल है, आप कितनी बार जाते हो, कितने ऑर्डर प्लेस करते हो साल में। तो जैसे आप मान लो 24 टाइम्स गए, राइट, और 24 टाइम्स में कितना खर्चा हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लो एक बार का कितना होता है। दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट। हाँ, ये समझ में आया क्या तुमको? चलो ये एक खर्चा हो गया। दूसरा खर्चा क्या, आप डीमार्ट जाओगे तो वहां पे बिल बनेगा सामान का, है ना, तो वो भी तो होगा। मान लो ऑन एन एवरेज आपका साल की बात कर लेते हैं कि हम कैलकुलेशन भी साल का ही करें ना। पूरे साल में आपको खाने पीने की सामान चाहिए, फॉर एग्जांपल 365 दिन, चले लेते 100 किलो, चलो दाल चावल वो सब मिला के 365 दिन, 100 किलो डिवाइड बाय 365, कम ही बोल दिया मैंने। ओके, 100 केजीज, और 1 किलो मान लो आता है 50 रुपए के आसपास, ठीक है। तो आपका कितना बिल बन जाएगा खाली डीमार्ट का, 5,000 का, पूरे साल का है आपका ये, ठीक है। तो देखो इसमें अलग अलग चीज़ें होती है, हम लोग सारी चीज़ें खरीदेंगे ना एक साथ में, ऐसे तो आटा भी खरीदेंगे, शक्कर भी खरीदेंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन मैं एक ही मान के चल रहा हूँ कि आपको एक ही पर्टिकुलर सामान चाहिए और वो 50 रुपये का आता है, और आपको साल में 100 किलो चाहिए, तो आपका साल का कितना खर्चा होगा इसमें, उसको परचेज कॉस्ट बोलते हैं। कौन सा खर्चा? हाँ, तो टोटल परचेज कॉस्ट। अब परचेज कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, मान लो ये अकेली है तो इसका 5,000 में काम हो जा रहा है, किसी की फैमिली होगी तो क्या उनका 5,000 में काम होता होगा साल का? नहीं होगा, बराबर ना, तो उनको ज़्यादा क्वांटिटी लगती होगी। तो डिपेंड करता है कि आपको साल में कितना क्वांटिटी खरीदना है, इनटू 1 किलो का प्राइस क्या है। दिस इज व्हाट वी विल पे टू द सप्लायर, ओके। फिर इसको लेके आगे रख दिया आपने गोडाउन में, और अब रखने के बाद कौन सा खर्चा होगा? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, हमको गुड्स रखने के पीछे कितना खर्चा करना पड़ रहा है, किस पे डिपेंड करता है? आप कितना क्वांटिटी रखते हो अपने पास, कितना क्वांटिटी अपने पास। हाँ, अब जनरल क्वेश्चन है ये कि एक कंपनी के गोडाउन में कितना क्वांटिटी रहता होगा, ओके। देखो अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं बड़ा गोडाउन ले लूँगा, हमको कितना सामान लगता है उसके हिसाब से हम गोडाउन खरीदते हैं, गोडाउन के हिसाब से सामान नहीं खरीदते हैं, है ना। एक कहावत है ना, ऐसा चद्दर देख के पैर फैलाने चाहिए, वो गलत है। हमारे पैर जितने बड़े होंगे उसके हिसाब से हम चद्दर बनाएंगे, लिमिट क्यों करना, करेक्ट ना। क्योंकि अवेलेबल है दुनिया में सारी चीज़। अभी आपको बड़ा बिजनेस करना है तो भी आपको पैसा मिल जाएगा, आपको लोग भी मिल जाएंगे, बस आपके अंदर वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, दैट्स इट। बाकी तो आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो हम कितना सामान रखते हैं किसी भी कंपनी के गोडाउन में, कितना सामान होता होगा, एक जनरल थियरी है इसका। हमारे घर में या किसी कंपनी में कहीं पे भी हम लोग एक बार में जितना सामान खरीदते हैं, मान लो मैं एक बार में खरीदता हूँ फॉर एग्जांपल 1,000 किलो, एक बार में कितना खरीदता हूँ, हाँ, ये 1,000 किलो मैंने खरीदा, सामान डिलीवरी आ गई, फिर ये 1,000 किलो का मैं क्या करूँगा, कहाँ रख दूंगा इसको, स्टोर रूम में। कहाँ रखूंगा, मैंने ये स्टोर रूम में डाल दिया। आज 7 अक्टूबर है, मान लो 7 अक्टूबर को मेरे पास 1,000 किलो सामान है कि नहीं स्टोर रूम में, आज ही आया हुआ है। या 8 को भी 1,000 रहेगा, 9 को भी 1,000 रहेगा। क्यों मंगाया मैंने सामान, बेचने के लिए या उसको फैक्ट्री में यूज करने के लिए, तो हर दिन सेम तो नहीं रहेगा। आज 1,000 है, कल मैं कुछ तो यूज करूंगा इसमें से, तो कल मेरे पास शायद ये 900 हो जाएगा। फिर मान लो मैं दिन का 100 यूज करता हूं, अगले दिन 800 हो जाएगा, फिर फिर 500, फिर और एक दिन ऐसा आएगा कि ये सामान खत्म हो जाएगा, पुराना खत्म हो जाएगा, तब तक नया आ जाएगा।
तो आपको क्या लगता है कि कंपनी के गोडाउन में हर दिन सेम क्वांटिटी रखी होती है, या हमारे घर के अंदर भी खाने पीने का जो सामान होता है वो रोज सेम ही रहता है? जिस दिन डीमार्ट से आओगे उस दिन भरा रहेगा, धीरे धीरे मंथ एंड तक खत्म हो जाएगा। शक्कर भी खत्म होने को आ जाती है, चाय पत्ती भी खत्म हो जाने को आ जाती है ना। सबसे ज़्यादा तो टूथपेस्ट का लफड़ा हो जाता है, बराबर ना। तो मंथ एंड तक सारा स्टॉक, तो ये काम है ना ऐसे चलता है। देखो, आपने सामान मंगाया, आपके पास गोडाउन में सामान आ गया, भरा हुआ रहेगा, अभी धीरे 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 करके पूरा खत्म होते रहेगा। जैसे ही ऑलमोस्ट खत्म होने को रहेगा, मंथ एंड आ गया है, तब तक आप वापस डीमार्ट जाओगे, खरीद के लेके आओगे और फिर से गोडाउन भर जाएगा उसी दिन, बराबर। फिर अगले महीने वापस इसमें थोड़ा 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 यूज़ करते रहोगे, फिर से स्टॉक नीचे आएगा, है ना, यही होता ना। फिर हम वापस जाएंगे, फिर सामान खरीद के लेके आएंगे, फिर से गोडाउन भर गया। तो ये ऐसे फ्लक्चुएशन चलती रहती है। इज दैट क्लियर? जैसे हमारे बैंक अकाउंट में भी क्या हमेशा सेम पैसे होते हैं? नहीं होते। जिस दिन सैलरी आई उस दिन बैंक अकाउंट भरा हुआ रहेगा, फिर पूरे महीने इसमें से थोड़ा 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 मंथ एंड तक ऑलमोस्ट खत्म होने को आ जाएगा। तब तक अचानक से एक दिन और सैलरी आ जाएगी और वापस से बैंक अकाउंट फुल। समझ में आया आपको? और फिर से अगले महीने भी यही स्टोरी, फिर से धीरे धीरे खत्म होगा, फिर सैलरी आएगी, फिर खत्म होगा, फिर सैलरी आएगी, फिर खत्म होगा। तो आपके अकाउंट में क्या हमेशा सेम पैसे पड़े रहते हैं? आपके गोडाउन में क्या हमेशा सेम सामान रहेगा? नहीं होता है। तो मुझे जानना है फिर कितना रहता है, क्योंकि मुझे मेरी कॉस्ट भी तो निकालनी है। मान लो 1 यूनिट को अपने पास रखने में मेरा 10 रुपया जाता है। अगर आप 1 किलो सामान गोडाउन में रखना चाहते हो तो आपको 10 रुपये उसके पीछे खर्च करने पड़ेंगे। उसका इंश्योरेंस करवाओगे, है ना, और उसमें इंटरेस्ट भी भरोगे, दुनिया भर के खर्चे 10 रुपये में हो जाता है। अब मैं जितने यूनिट्स अपने पास गोडाउन में रखूंगा उतना 10-10 रुपये मेरा जाएगा। पर माई क्वेश्चन इज, मेरे पास गोडाउन में हमेशा सेम स्टॉक, तो मैं कॉस्ट कैसे निकालो फिर अपनी? 7 तारीख को 1000 यूनिट है, 8 को 900 हो जाएंगे, 9 को वापस 700 हो जाएंगे, तो मेरी कॉस्ट कैसे निकालू मैं? जहां फ्लक्चुएशन हो वहां फिर बेस्ट तरीका क्या होता है कैलकुलेशन का? एवरेज करना। क्या करना? ठीक है, आपके गोडाउन में हमेशा सेम स्टॉक नहीं रहते ना, तो आप अपनी कैरिंग कॉस्ट नहीं निकाल पा रहे हो, तो एक काम करो, आप अपना स्टॉक का एवरेज कर लो। अरे ये सुनो, स्टॉक क्या कर लो, फिर आप ये बताओ कि ऑन एन एवरेज आपके गोडाउन में कितना सामान रहता है हमेशा। कभी कम हो सकता है, कभी उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एवरेज बताओ। तो मेरे पास अगर मान लो 1000 है, 1000 से 900 हो गया, फिर 800 हो गया, फिर 700, फिर 600, फिर 400, 500, 400, 300, ऐसे कम होते जाएगा, 200, 100, 0। एवरेज कैसे निकाले फिर? सबको ऐड करना पड़ेगा और डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स। 11 सैंपल दिख रहे हैं यहाँ पे, बराबर ना? हाँ, अगर मान लो यही 50 दिन का डेटा देके रखा हो तो फिर तो 50 नंबर ऐड करने पड़ेंगे और डिवाइड बाय, तो तुम्हारे पास इतना पेशेंस होगा कि तुम 50 नंबर ऐड करोगे और एवरेज निकालोगे? नहीं होगा। तो शॉर्टकट बताओ कुछ। यूज भी करते हो तुम काफी जगह पे, तो बताओ शॉर्टकट, एवरेजिंग का शॉर्टकट विधि। क्या शॉर्टकट हो सकता है? तो जैसे 10 दिन है, कभी 20 हो गए, तो सोचो भाई अगर एक बार में 50 दिन का सामान मंगाया तो 50 दिन का डेटा ऐड करना होगा। इज देयर एनी शॉर्टकट? होना चाहिए डेफिनेटली। क्या होगा? सिंपल है, 1000 से लेके 0 तक जा रहे हैं ना आप, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, है ना, फिर 0। तो आप इतने सारे नंबर्स ऐड करने से बजाय पहला नंबर लो और लास्ट का नंबर लो, डिवाइड करो, डिवाइड बाय 2। करते हो ना बहुत बार ऐसा, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइड बाय 2, तो एवरेज मिल जाता है आपको। करते हैं ना एवरेज में ऐसा, यही करने का है। इज दैट क्लियर?
तो व्हाट इज 1000 ईयर, 1000 यूनिट्स क्या है, ओपनिंग है, मतलब हमने कितना एक बार में मंगाया है ना, फिर वो धीरे धीरे खत्म होते होते जीरो भी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 1000 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 बराबर, तो आपका एवरेज कितना आएगा, 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, हाँ तो अभी समझो थियरी क्या है। तो एक नॉर्मल रूल के हिसाब से अगर जाएं तो एक कंपनी के पास गोडाउन में कितना सामान होता है, या एक पर्सन के बैंक अकाउंट में कितने पैसे होते हैं, अगर वो एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए रखता है उसको छोड़ के, जो आते जाते उसमें बात हो रही है मेरी, जितना उसके अकाउंट में सैलरी आती है या जितना गोडाउन में वो सामान खरीद के लेके आता है उसका हाफ ऑन एन एवरेज उसका, अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये आ रही है, सॉरी 1,00,000 रुपये आ रही है, तो आपके अकाउंट में ऑन एन एवरेज 50,000 रुपये होंगे, ठीक है। और ये भी कभी कैसा होगा कि पहले 15 दिन 50,000 से ज़्यादा होंगे, पहले 15 दिन, और आखिरी 15 दिन 50,000 से, तो कभी इससे ज़्यादा भी होंगे, कभी इससे, ये क्या है, एवरेज है। समझ में आया आपका। और ये एवरेज कब काम करेगा मालूम है, जब आपका रोज का यूसेज सेम हो, 1000 से 900, 100 यूनिट, फिर 100 यूनिट, फिर 100 यूनिट, फिर 100 यूनिट कम हो रहा है खाली, है ना। पर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है क्या कि हम लोग रोज सेम क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं, नहीं होता। बट फिर भी एवरेज निकालने के लिए ये तो अपने को अज्यूम, और ये आप हमेशा यूज़ कर अज्यूम करके चलते हो, इसको बोला जाता है कि आप ऐसा अज्यूम कर रहे हो कि आपकी सारी एक्टिविटीज़ जो है ना वो इवनली हो रही हैं। कैसी हो रही हैं, इवनली, मतलब एकदम बराबर। जैसे आज मैंने 10 किलो मटेरियल यूज़ किया तो कल भी, आज मैंने 100 रुपये खर्च किए तो कल भी। हाँ, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, लेकिन एवरेज निकालने के लिए आपको ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। और इवनली आप बहुत पहले से अज्यूम करते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि आपका मान लो एक साल का रेंट, एक सेल्स, साल का सेल्स 1,20,000 है, तो मंथली सेल्स बताओ कितना होगा, मंथली 10,000, है ना। कितना सिंपल है, ऐसा करते हो तुम लोग। जहाँ भी साल का नंबर दिया हो मंथली करना होता आप क्या करते हो, और मंथली से साल का करना होता तो आपको नहीं लगता आप भी अज्यूम कर रहे हो। 10,000 मंथली बोल दिया ना तुमने, इसका मतलब यू आर अज्यूमिंग कि एवरी मंथ। पर ऐसा होता है क्या प्रैक्टिकली, क्या एक कंपनी हर महीना सेम सेल करती है, सीजन में ज़्यादा करेगी ऑफ सीजन में कम होगा, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। पर फिर भी हम ऐसा, हाँ तो और ये अजम्पशन अभी नया नहीं कर रहे हम लोग, ये आप बचपन से ही करते आ रहे हो ऐसा, समझे। तो मुझे जानना है मेरा एवरेज स्टॉक, कि मैं ऑन एन एवरेज गोडाउन में कितना सामान रखता हूँ, और वो अपने को कैसे मिलेगा। यस, EOQ इज व्हाट, हाँ मतलब जितना भी आप एक बार में मंगाओगे आपके पास ऑन एन एवरेज गोडाउन में उसका आधा सामान रहेगा, कभी आधा से ज़्यादा होगा, कभी आधे से कम भी हो जाएगा, एवरेज आधा होगा। अब एक यूनिट को रखने में कितना खर्चा होता है, उसको हम C बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, मल्टीप्लाई कर लो। इज दैट क्लियर। तो ये 3 खर्चे ऐड करोगे आपका काम हो जाएगा, इधर कैलकुलेशन डन। ये आ गया अपने को टोटल मटेरियल कॉस्ट। इज दैट क्लियर। तो एक क्वेश्चन ऐसा 5 मार्क के लिए ऑलमोस्ट तो ये पूछेंगे, बोलेंगे EOQ निकालो फिर टोटल कॉस्ट निकालो। क्लियर, हाँ ये सबको आना चाहिए। मैंने तुमको पूरा एक तरह से ना कैसे अप्रोच करना वही लिखा दिया है। पहले EOQ निकालने के लिए आपको 3 चीज़ें क्वेश्चन से ढूंढनी होगी, बताओ कौन सी 3। AOC, साल भर में कितना खरीदना है, हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, कैरिंग कॉस्ट कितना है पर यूनिट, राइट। फिर आप EOQ निकाल लो, EOQ के बाद फटाफट नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लो, उसके बाद ये स्टेटमेंट बना दो। ये 3 खर्चे निकालो और फटाफट अपना काम। इज दैट क्लियर। हाँ तो सिंप्लीफाई कर दिया अपन ने, हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट यही काम करना होगा। हाँ क्वेश्चन पढ़ के उधर से नंबर्स अपने को निकालने होंगे, दैट्स इट। ठीक है, चलो तो जरा फटाफट लिख दो, अभी यहाँ से बाकी होगा ना इतना सा, ये लिखो फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। अभी थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एटलीस्ट आइडिया लगेगा चैप्टर में क्या हो रहा है। क्वेश्चन 4 पे आना है, करेक्ट। चलो रीड करते हैं। बेसिक्स याद रखना, क्वेश्चन में से अपने को क्या क्या चाहिए। कंप्यूट EOQ एंड टोटल कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग।
एनुअल डिमांड 5000 यूनिट्स, मतलब एनुअली अपने को 5000 यूनिट्स चाहिए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ए। यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस मतलब एक यूनिट कितने का आता है? एक यूनिट कितने का आता है? 20 रुपये। ऑर्डरिंग कॉस्ट 16 रुपीज़, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओ। और ऑर्डरिंग कॉस्ट कहीं पे लिखा होगा तो बाय डिफॉल्ट इट इज पर ऑर्डर, 20 रुपये या 16 रुपये यहाँ पे, पर एक ऑर्डर के पीछे 16 रुपये लगेंगे। फिर स्टोरेज में 2% का खर्चा होता है, इंटरेस्ट 12% है, और ऑब्सोलेंस रेट मतलब खराब हो जाते हैं 6% के आसपास, गुड्स खराब हो जाता है, मतलब 6% का नुकसान तो हमारा वहां पे हो जाता है। तो ये 2, 12 और 6 तीनों को जरा ऐड करो, 20% ना। ये क्या है? ये 20% कौन सा खर्चा है? कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि स्टोरेज, इंटरेस्ट, ऑब्सोलेंस ये सब कहाँ पे आता है? कैरिंग कॉस्ट में आता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ये हम 20% जो है ना कौन से नंबर पे लगाएं? 20% ऑफ विच अमाउंट? तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया होगा तो यू विल अप्लाई दैट परसेंटेज ऑन द परचेज प्राइस। मतलब कितने का गुड्स खरीदते हो आप? 20 रुपए का, और जितने में भी खरीद के लेके आओगे उसका 20% आपको और खर्चा करना पड़ेगा वो गुड्स अपने पास रखने में। बताओ 20 रुपए का 20% कितना हो गया? 4 रुपए। तो 4 रुपया इज योर कैरिंग कॉस्ट। इज दैट क्लियर? तो फटाफट बोलो जरा, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज राइट इज अप्लाइड ऑन परचेज प्राइस, इज अप्लाइड ऑन, यस। तो अभी आपके पास ए आ गया, ओ आ गया और सी आ गया। ये 3 नंबर्स मिल गए ना, तो उसके बाद कुछ और सोचने की जरूरत, हमको जो चाहिए सब मिल चुका है। नाउ वी कैन स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा ये बताओ इन्होंने पूछा क्या है? हमने उस पर तो बात की नहीं। पीओ क्यों पूछा हुआ है और ये देखा आपने, राइट? ये रिक्वायर्ड पार्ट 1 है शायद, फिर बाद में एक और चीज पूछी है, बाद में वो जो पूछा है बाद में देखते हैं, पहले हम लोग ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो 4th का फर्स्ट पार्ट, फर्स्टली क्या ढूंढना है अपने को? बताओ उसका फॉर्मूला। करेक्ट, 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन, वेरी गुड। चलो क्या ए ओ सी तीनों है आपके पास? सी नहीं है शायद, निकालना पड़ेगा ना वो। 2 इंटू ए कितना 5000, ओ कितना 16 रुपये, और सी 4 रुपये, करेक्ट ना? और ये 4 रुपये आपको कैसे मिले? आपने सी निकालने के लिए 20 रुपये का 20% निकाला, समझ में आया आपको? तो आपको ये 4 रुपये मिले। अब फटाफट ज़रा कैलकुलेशन करो, कैल से उठाओ, पहले मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर लो और लास्ट में रूट का बटन प्रेस कर देने का। कितना आया? 200 यूनिट है ना? अब मुझे ज़रा बताओ ये 200 यूनिट का मतलब क्या है? एक ऑर्डर में 200 यूनिट मंगाने का, बस, इससे ज़्यादा नहीं ना इससे कम, ये बेस्ट है। अगर 200-200 करके ही आप गुड्स मंगाओगे तो बताओ आपको साल में कितने ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर, यस, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। आपको पूरे चाहिए होते हैं 5000 यूनिट, और एक बार में आप मंगाते हो 200, तो ऐसे तो 25 ऑर्डर लगेंगे फिर, मतलब 25 बार आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो 25 बार ये 16-16 रुपए का खर्चा भी करोगे फिर, है ना? चलो ये कैलकुलेशन भी दिखा देते हैं अभी। इसमें इन्होंने पूछा हुआ है टोटल कॉस्ट, ये ध्यान दे रहे हो ना? क्योंकि जो इसका नेक्स्ट पार्ट है ना, पार्ट 2, वो तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये प्रेजेंटेशन भी देख लो हम लोग कैसे कर रहे हैं।
टोटल कॉस्ट में क्या क्या आता है फटाफट ज़रा बता दो मुझे। ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक सेकेंड ना, मैं लिखता हूँ यहाँ पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, बताओ हम साल में कितने ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं? 25 ऑर्डर्स, और एक ऑर्डर में हमारा कितना खर्चा होता है? 16 रुपीज़, तो खर्चा बोलो 400 रुपये। इज दैट क्लियर एवरीवन? हाँ, अब ये बताओ पूरे साल में आपको कितना किलो मटेरियल खरीदना है? 5000। भले आप 200 करके ही खरीदोगे, लेकिन साल भर की बात कर रहा हूं मैं। साल भर में तो टोटल 5000 खरीदना है ना। और 1 किलो मटेरियल कितने में आता है? 20 रुपए किलो, है ना, या 20 रुपए पर यूनिट। तो ये कितने का सामान हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो, 1 लाख रुपए का तो अपना गुड्स का कॉस्ट हो जाएगा। फिर हम लोग 200 किलो खरीदेंगे तो उसको गोडाउन में रखेंगे, तो क्या गोडाउन में पूरा 200 ऐसे ही पड़ा रहेगा? क्या होता रहेगा फिर? 200 में से थोड़ा थोड़ा यूज होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो हमारे पास हमेशा 200 नहीं रहेंगे। तो थियरी क्या बोलती है? जितना खरीदते हो एक बार में उसका हाफ, यूज करते करते हाफ हो ही जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे इधर? 200 डिवाइड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट कितना था? 4 रुपीज। अच्छा, शायद आपको याद नहीं हो, लेकिन हमने एक नोट लिखा था दैट एट EOQ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट आर इक्वल एंड मिनिमम। दिख रहे हैं? 400 400 इक्वल, दोनों का टोटल कितना हुआ? 800। 800 मिनिमम है, इससे कम खर्चे में आप काम, ये बेस्ट है, इससे कम हो ही नहीं सकता। आप 200 यूनिट के अलावा कोई और क्वांटिटी ऑर्डर करोगे ना, आपका खर्चा 800 के ऊपर चला जाएगा। दिस इज द बेस्ट क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? तुम्हारा साल का कितना खर्चा हो जाएगा? 1,08,000, 1 लाख रुपए का गुड्स, और 800 रुपये लगेंगे इसको ऑर्डर प्लेस करने में और अपने पास रखने में। इज दैट क्लियर एवरीवन? हाँ, सिंपल था ये, पक्का? अच्छा, अभी बी पार्ट देखो। डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट दैट वुड result for the items if new price of 12.80 is used। क्या बोलना चाहते हैं लोग? कि अगर हम लोगों ने 20 रुपए की जगह 12.8 का भाव लिया, अगर ये यहां 20 नहीं लिखा होता, यहां क्या लिखा होता, तो हमारा आंसर क्या होता? समझ गए आप? पक्का? तो हो जाएगा वो सॉल्व। पहले ये सॉल्व कर लो, फिर चलेंगे अपन। क्वेश्चन 4 रिक्वायर्ड पार्ट 1, फिर ऐसे ही पार्ट 2 पूरा सॉल्व करना होगा।
क्वेश्चन नंबर 13, राइट? अनिल एंड कंपनी बाइज इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 36,000। तो ए मिल गया आपको, लिख दो उधर 36,000 के ऊपर ए। बाइज इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 36,000 यूनिट्स इन 6 इंस्टॉलमेंट्स। ये लोग क्या करते हैं? 6 इंस्टॉलमेंट में सामान खरीदते हैं, 6 बार में। इंस्टॉलमेंट मतलब 6 बार में। तो सोचो एक बार में कितना यूनिट्स मंगाते रहेंगे फिर? 6,000। 36,000 यूनिट्स 6 बार में मंगाओगे तो एक बार में कितना आएगा? 6,000 आएगा। तो 6,000 कैसे? इन्होंने कुछ कैलकुलेशन की है उसके पीछे। ऐसी इनकी पॉलिसी होगी, हम 2-2 महीने में 6,000 ही क्यों मंगा रहे वो लोग? क्या 6,000 बेस्ट साइज है? क्या 6,000 पे इनका खर्चा एकदम कम होगा? देखना पड़ेगा। शायद कंपनी को ये सब चीज़ें नहीं आती होंगी, हमको उनको बताना पड़ेगा, है ना? देखते हैं। ईच यूनिट कॉस्ट ₹1। हर यूनिट कितने में आता है? क्या है ये? परचेज प्राइस। क्या है ये? यस। एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹25। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दिया हुआ है। द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ द यूनिट वैल्यू, अंडरलाइन 20%। जितने का गुड्स होगा उसका 20% और खर्चा होगा उसको अपने पास रखने में। कितने का आता है एक यूनिट? ₹1 का। ₹1 का 20%, 20 पैसा, है ना? यस। आगे, फाइंड आउट द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। ऑफ एग्जिस्टिंग मतलब अभी एक बार में जो 6,000 मंगा रहे ना, उसके हिसाब से इनका कितना खर्चा होता होगा। एंड ऑल्सो कैलकुलेट हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय। और यही अगर ये लोग EOQ फॉलो करते तो ये कितना पैसा बचा सकते थे, क्योंकि ये लोग EOQ ना फॉलो करके एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा काम? आपको क्या लगता है फिर कैसे मालूम पड़ेगा कि हम लोग EOQ फॉलो करके कितना बचा सकते थे? डिफरेंस निकालना होगा। कैसे? दोनों पे अपना कॉस्ट निकालेंगे। एक बार टोटल मटेरियल कॉस्ट निकालेंगे एट एग्जिस्टिंग पॉलिसी, एक बार टोटल मटेरियल कॉस्ट निकालेंगे एट EOQ। देखेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है, EOQ में कितना कम आ रहा है, क्योंकि डेफिनेटली EOQ पे खर्चा सबसे कम आता है, इनका भी ज़्यादा ही होगा। देखते हैं कितना EOQ में कम आता है। तो जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, तो समझ जाने का अपने को मटेरियल कॉस्ट 2 बार निकालनी पड़ेगी, एक बार एट EOQ और एक बार एट द कंपनीज पॉलिसी। इज दैट क्लियर? हाँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा बार बार पूछते हैं लोग। समझ में आया आपको? कैन वी स्टार्ट? पहला काम क्या करना है अपने को? एग्जिस्टिंग पॉलिसी तो ढूंढना है, उसके बाद आपको सेम आंसर EOQ पे भी निकालना है। तो उसके लिए EOQ होना तो चाहिए अपने पास। तो पहले ज़रा एक बार हम लोग EOQ निकाल लेते हैं, है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 13 और पहले EOQ निकालो। EOQ इज इक्वल टू, ना मैं फॉर्मूला नहीं बताने वाला, 2 इंटू A इंटू O अपॉन C। बोलो फटाफट, इसमें से क्या है तुम्हारे पास? A 36,000 है, O कितना है? 25 और C 0.2। समझ में आया ना 0.2 कैसे? हाँ, ₹1 का। हाँ, फिर भी ये बता देते हैं हम लोग। C इज इक्वल टू ₹1 इंटू 20%, ये हो जाएगा 0.20 रुपीज़। इज दैट क्लियर? अब आप इसका आंसर निकालो। 3,000 यूनिट्स, मतलब एक बार में कंपनी को आइडियली 3,000 यूनिट खरीदना चाहिए, जबकि ये लोग अभी क्या कर रहे हैं? 6,000 खरीद रहे हैं। 6 बार में मतलब 6,000 खरीद रहे हैं। समझ में आया? तो डबल खरीद रहे हैं ना ये लोग। तो जो अगर ऐसे आप EOQ फॉलो नहीं करोगे और डबल क्वांटिटी खरीदोगे तो आपको नहीं लगता आपका खर्चा बढ़ जाएगा? बढ़ा ही होगा। देखते हैं ज़रा वो कैलकुलेशन। अभी आप ज़रा नंबर ऑफ ऑर्डर्स बता दो एट EOQ कितना आएगा। $36,000 डिवाइड बाय 3,000, मतलब कंपनी को आइडियली 12 बार में अपना सामान मंगाना चाहिए, 12 इंस्टॉलमेंट में। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? 6 इंस्टॉलमेंट मंगा लेते हैं। यही गड़बड़ हो रही है इनसे। चलो अब निकालते हैं टोटल कॉस्ट
टोटल मटेरियल कॉस्ट। और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 2 बार क्या कॉस्ट निकालने से अच्छा मैं यहाँ पे 2 कॉलम बना दूंगा। कौन से 2 कॉलम बताओ? एट एग्जिस्टिंग पॉलिसी, एट ईओक्यू। एट एग्जिस्टिंग पॉलिसी, एट सामने सामने कंपैरिजन। चलो एग्जिस्टिंग पॉलिसी बोला मतलब एक बार में 6,000 ना, और ईओक्यू बोलता है एक बार में 3,000। चलो आप लोग को आंसर करना है, फटाफट बताना। पहला खर्चा कौन सा रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे? ऑर्डरिंग कॉस्ट। सीक्वेंस में जाते हैं, पहले ऑर्डर प्लेस करेंगे। बताओ सर, अगर आप ईओक्यू फॉलो करते हो तो आपको साल में कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे? 12 ऑर्डर। और एक ऑर्डर का कितना खर्चा है? तो 12 इंटू 25 करो, 300 रुपये। यही अगर मैं, सॉरी एक सेकंड, ये एग्जिस्टिंग का हो गया ना, ये तो 300 तो ईओक्यू पे है ना। हाँ, और अगर मैं ईओक्यू ना फॉलो करूं और मैं कंपनी की पॉलिसी की बात करूं इधर, तो मेरा कितना खर्चा होगा? ये लोग कितने बार में काम कर रहे हैं? 6 ऑर्डर इंटू 25 रुपया बोलो, 150। तो ये लोग कितने पैसे में काम खत्म कर दे रहे हैं? 150 रुपये में। जबकि हम बोल रहे हैं 12 ऑर्डर प्लेस करो, और 12 ऑर्डर प्लेस करने में तो ये तो कंपनी अच्छा कर रही है फिर। ऑर्डरिंग कॉस्ट में 300 की जगह 150 कर लेंगे ये लोग, 150 रुपये बचा लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। लेट अस सी। दूसरा खर्चा भी लिखना का, टोटल परचेज कॉस्ट। इसमें कोई देखो, आप एक बार में 3,000 खरीदो चाहे एक बार में 6,000 खरीदो, आपको साल भर में तो उतना ही खरीदना है ना। चाहे थोड़ा थोड़ा खरीदो चाहे ज़्यादा खरीदो, तो आपको साल भर में खरीदना है 36,000। और 1 किलो कितने में आता है? 1 रुपये में। तो सिंपल, खरीदने का खर्चा तो उतना ही होगा, चाहे 12 बार में खरीदो चाहे 6 बार में खरीदो। हाँ, फर्क कहाँ पड़ता है? ऑर्डरिंग में और कैरिंग में। तीसरा खर्चा कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट। चलो, एट एग्जिस्टिंग पॉलिसी कंपनी एक बार में कितना खरीद रही है? 6,000। समझ में आया आपको? और एक बार में जितना खरीदेंगे ऑन एन एवरेज कंपनी के पास उसका हाफ गोडाउन में रहेगा, इनटू 0.2, 600 रुपये। हाँ, ये सबकी समझ में आया क्या? और अगर हम लोग ईओक्यू फॉलो करें तो 3,000 एक बार में खरीदेंगे, इन दैट केस अपना खर्चा हो जाएगा 300 रुपये। देखो ईओक्यू पे इक्वल आ रहा है ना? तो ज़रा खर्चे ऐड करो अपने। करंटली कंपनी का खर्चा हो रहा है 36,750, जबकि ये लोग अगर ईओक्यू फॉलो करें तो ये 36,600 में हो सकता है। तो जो काम 36,600 में हो सकता है, कंपनी उसके लिए अभी 750 खर्च कर रही है। मतलब कितने ज़्यादा खर्च कर रही है? 150 रुपीज़ ज़्यादा। करेक्ट ना? तो अगर ये लोग ईओक्यू फॉलो करना शुरू कर दे अगले साल से, तो ये लोग साल का 150 रुपये बचा सकते हैं। क्लियर? यही इन्होंने पूछा हुआ है। करेक्ट? अभी 150 रुपये लग रहा होगा कि यार 150 रुपये में क्या ही होगा, लेकिन जो कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज, उनके बैलेंस शीट में ना ऐसा ऊपर रुपीज़ इन करोड़ लिखा होता है। तो अगर ये 150 करोड़ होंगे तब तो फ़र्क पड़ेगा ना। तो जो एक छोटे से डिसीजन की वजह से हम लोग इतना नुकसान भी करा सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी है ये सब कैलकुलेशन। समझ में आया आपको? चलो, कहाँ से लिखना बाकी है? लिखो। चलो, हो गया लिख के? कमेंट लिख दो नीचे। एक लाइन का कमेंट है छोटा। कंपनी कैन सेव
company can save rupees 150. कंपनी कैन सेव रुपीज 150, ब्रैकेट में कैलकुलेशन बताना, 36,750 माइनस 36,600 बाय EOQ बाय EOQ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मालूम पड़ रहा है EOQ मतलब कैसी कैलकुलेशन है क्वेश्चन में। ठीक है, 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। A company manufactures a special product which requires component alpha। अच्छा, मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है हमेशा होता है फिनिश गुड्स। हाँ, जो चीज़ हम बनाते हैं, जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिनिश गुड्स। और फिनिश गुड्स बनाने के लिए कंपोनेंट लगता है जिसका नाम है, ये मटेरियल है अपने लिए। इस चैप्टर का नाम क्या है? हाँ, तो आपको मटेरियल से मतलब है, आपको फिनिश गुड्स से मतलब। हाँ, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 2020-21। एनुअल डिमांड ऑफ अल्फा द रॉ मटेरियल इज 8,000। ये ए मिल गया अपने को। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 200 रुपीज, ओ मिल गया। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा, एक अल्फा कितने का है, 400 रुपए का, और उस पर कैरिंग कॉस्ट कितना लगेगा, 20% ऑफ 400 निकालो, 80 रुपए। तो आ गए ए, ओ और सी तीनों करेक्ट। द कंपनी हैज बिन ऑफर्ड a quantity discount of 4% on purchase of alpha provided the order size is। हाँ, तो सप्लायर अपने को एक ऑफर दे रहा है कि अगर आप एक बार में 4,000 यूनिट्स खरीदते हो तो मैं आपको 4% डिस्काउंट दे सकता हूँ। बट अपने को देखना होगा यार इसका ऑफर। हाँ, अपने लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा खर्चा हो रहा है डिस्काउंट के चक्कर में। फिर डिस्काउंट के चक्कर में आपको बल्क में ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, और हो सकता है जितना डिस्काउंट में पैसा नहीं बचे उससे ज़्यादा कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाए। ऐसा नहीं कि डिस्काउंट सुना तो हम लोग एक्सेप्ट ही कर लेंगे। ओके, क्या पूछा देखो अभी, कंप्यूट द EOQ एंड देन डिसाइड वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। ठीक है, अब कैसे मालूम पड़ेगा कि ये डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करना है कि नहीं। एक बार EOQ पे खर्चा निकालो, फिर एक बार डिस्काउंट ऑफर पे खर्चा निकालो, और देखो कहाँ पे आपका खर्चा कम आ रहा है, ज़्यादा नहीं, कहाँ पे, जहाँ कम आ रहा है वो काम अपने को करना है। समझ में आया आपको? सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही कुछ कैलकुलेशन है। लेट स्टार्ट, पहले EOQ निकालो। EOQ तो तुम निकाल दो, फिर आगे का काम स्टार्ट करते हैं। $8,000 है साल का, इंटू 200 डिवाइड बाय 80। वो 80 भी कैसे आया, 400 का 20%। तो योर EOQ विल बी 200 यूनिट आया। एक बार में आपको आइडियली सिर्फ 200 यूनिट खरीदने चाहिए, लेकिन सप्लायर आपको परसुएट करने की कोशिश कर रहा है। वो बोल रहा है कि एक बार में आप कितना खरीद लो तो मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ। हो सकता है कि हम लोग थोड़ा डिस्काउंट में पैसा बचा ले, लेकिन इतना बल्क में ऑर्डर प्लेस करेंगे तो शायद कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाए, है ना। एक और कैलकुलेशन करो, डिस्काउंट ऑफर जो है ना इसका, वो डिस्काउंट ऑफर में अपना नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना होगा। अगर आप डिस्काउंट के लिए जा रहे हो तो आप कितनी बार में ऑर्डर प्लेस करोगे, 4,000 खरीदना ना, 4,000 4,000 ना, तो 2 बार ऑर्डर प्लेस करेंगे। कितनी बार,
और EOQ फॉलो करे तो 8000 डिवाइड बाय 200, 40 ऑर्डर, तो 40 ऑर्डर का काम वो क्या बोल रहा है, 2 ऑर्डर में ख़त्म कर दो, है ना, बार बार इधर मत आओ, 6 महीने में सीधा एक बार। तो मैं आपको उसके बदले में क्या दे दूंगा, 4% डिस्काउंट दे दूंगा, है ना। एक और कैलकुलेशन करो, व्हाट विल बी आवर कैरिंग कॉस्ट और परचेज प्राइस अंडर डिस्काउंट ऑफर। तो ऐसा एक हेडिंग डाल रहा हूँ मैं, एट डिस्काउंट ऑफर। 400 रुपये का 1 यूनिट है ना, अब बताओ कितने का होगा। 400 माइनस 4% डिस्काउंट मिलेगा, 384 बराबर है 400 माइनस 4% डिस्काउंट। तो आपका कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा फिर, कि कैरिंग कॉस्ट तो परचेज प्राइस का 20% है यहाँ पे, तो अब 20% किस पे लगाओगे, 400 पे थोड़ी लगा सकते हो। इफ यू आर गोइंग फॉर डिस्काउंट ऑफर, योर परचेज प्राइस इज गोइंग टू बी 384, तो 20% भी फिर यस। समझ में आया क्या आपको, 76 पॉइंट कम हो जाएगा ना। अब मुझे 400 रुपये का लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब मेरा इंटरेस्ट जो लगेगा वो तो 384 पे लगेगा। फिर जब मैं गुड्स का इंश्योरेंस भी करवाने जाऊंगा तो 400 रुपये वाले गुड्स नहीं है, वो इनवॉइस में कितना दिखेगा, तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी इसको हिसाब से ही आएगा। समझ में आ रहा है आपको, तो आपकी परचेज कॉस्ट कम होगी तो आपका कैरिंग कॉस्ट भी अफेक्ट होगा उससे। चलो ये ध्यान में रखना। बाकी अपने को क्या निकालना है अभी, टोटल कॉस्ट निकालना है, क्या निकालना है, हाँ तो 2 कॉलम बना देना, कैलकुलेशन ऑफ टोटल मटेरियल कॉस्ट। एक बार तो आपको खर्चा निकालना है एट EOQ और दूसरी बार एट डिस्काउंट ऑफर। हम लोग 2 बार काम करने से अच्छा क्या करेंगे, 2 कॉलम बना के एक साथ में कैलकुलेशंस ख़त्म कर लेंगे। चलो फटाफट आंसर दो फिर लिखना। अब मुझे ये बताओ अपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूछ रहा मैं, इन अ ईयर कितने ऑर्डर प्लेस करने होंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं बोल रहा मैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। 400 ऑर्डर आएंगे, 40 आएंगे ना। हाँ कैसे निकाले आपने वो, 8000 डिवाइड बाय 200, तो 40 ऑर्डर आएंगे। और वही अगर आप 4-4 हज़ार एक बार में खरीदते हो तो 8000 डिवाइड बाय 4000, तो ये काम 2 ही ऑर्डर में हो जाएगा, बराबर ना। इसको ऐड मत करना, ये ऐसे हमने एक वर्किंग कर लिया अपने लिए। अब खर्चा लिखते हैं, पहला खर्चा कौन सा आता है बोलो, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। चलो बोलो EOQ पे अपना कितना खर्चा होगा, 40 ऑर्डर इंटू 200 है क्या, तो 40 इंटू 200 करो। वही अगर हम लोग डिस्काउंट ऑफर के लिए जाए तो ये काम 40 की जगह 2 बार में ही हो जाएगा फिर, तो 2 इंटू 200, तो 8000 का काम 400 में हो रहा है, क्या बुरा है, और ऊपर से डिस्काउंट भी मिल रहा है, बराबर ना। टोटल परचेज कॉस्ट बताओ आपको साल भर में, टोटल मतलब साल भर में कितना क्वांटिटी खरीदना है। हाँ चाहे वो आप 200-200 खरीदो चाहे 4000 खरीदो, साल भर में तो 8000 खरीदना है। अगर आप 200-200 करके खरीदोगे कौन सा भाव लगेगा, 400 रुपये किलो। और अगर वही आप सप्लायर की बात मान के
चार चार हज़ार खरीदो तो ये 400 वाला गुड्स आपको 384 में मिल जाएगा। तुमको समझ में आया क्या? पक्का? तो अगर एक बार में खरीदता हूँ और 2 बार में खरीदूंगा 4-4 हज़ार करके तो 384 का भाव। और वही यो क्यों फॉलो करूँ 200 तो सप्लायर कोई डिस्काउंट नहीं देगा, फिर आपको 400 रुपये देना पड़ेगा। अब निकालो अपना खर्चा, मल्टीप्लाई करो। 32 लाख और 30 लाख, 30 लाख 72। तो इधर भी काफ़ी डिस्काउंट मिल गया। ये तो क्या करना चाहिए फिर? और टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? कैरिंग कॉस्ट जितना भी एक बार में आप खरीदोगे ऑन एन एवरेज आपके पास उसका आधा रहेगा। एक बार में अगर आप 200 खरीदते हो तो 200 डिवाइड बाय 2 इंटू 80। और एक बार में अगर आप 4000 खरीदते हो तो 4000 डिवाइड बाय 2 इंटू 80, नहीं 76.8। हाँ यही तो गलती होगी कि भाव अभी 400 नहीं है, 384 है ना। अब मल्टीप्लाई करो। इधर तो ऑब्वियसली 8000 ही रहने वाला था। मैंने क्या बताया? एट यू क्यू ऑर्डरिंग एंड कैरिंग। अगर नहीं है मतलब कुछ गलत किया होगा आपने, आना ही चाहिए सही। और इधर बोलो अभी 1 लाख के ऊपर, समझ में आया आपको? खर्चा काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल देख लेते हैं ऐड करके। ये और ये फर्स्ट 3 ऐड कर लो, 1 2 3। 32 26। ठीक है। हाँ तो जो काम हम लोग अभी 32,16,000 में कर रहे हैं उसका खर्चा 32,26,000 पहुंच जाएगा डिस्काउंट के बाद भी। तो इसका मतलब डिस्काउंट ऑफर नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। तो प्रैक्टिकली आप यहाँ पे रहोगे तो आप क्या करोगे फिर? अगर ये आपका बिजनेस होता और सप्लायर ने आपको ऑफर दिया होता तो आप क्या करते? क्यों क्यों फॉलो करते? सप्लायर का ऑफर रिजेक्ट कर देते सीधा। कोई ऑफर लेके आएगा और आप सीधा आपको पसंद नहीं तो रिजेक्ट कर दोगे? अच्छा एक दिन टाइम लेके फिर ना, टिपिकल वो एकदम वो ऐसे कि लटका के रखो लोगों को, फिर बाद में ना बोल दो। ना बोलने ही तो ऑन द स्पॉट बोल दो ना। फिर कोई और काम करेंगे वो लोग। क्या करते हो आप? अरे अच्छा नहीं क्या? बिजनेस बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, कौन सा वाला फैमिली रिलेशन है उनके साथ? पैसा देते हैं, गुड्स खरीदते हैं, उसमें क्या अच्छा नहीं लगना? बिजनेस में थोड़ी ये सब होता है। तुरंत ही मना करना होता है ना। तुम सामान खरीदने जाते हो, तुमको भाव पसंद नहीं आया तो तुरंत ही मना करते हो ना। क्या करोगे? ना बोल दोगे? ठीक है, बुक में लिखने के लिए आप बोल सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम तुरंत ना थोड़ी बोलेंगे। वो अपने को 4% डिस्काउंट बोल रहा है ना। 4% में हम देख रहे हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है, तो उसको बोलेंगे नहीं 4 तो बहुत कम है, कम से कम 10% दो, है ना। शायद 10% अपने लिए फायदा वाला तो 10% बोलेंगे। ऐसे थोड़ी कि कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो आप तुरंत ना कर दोगे। नेगोशिएट करना होता है बिजनेस में। क्या करना होता है? अब वो स्किल होनी चाहिए ना। तो मैं बोलूँगा नहीं 10% दो तो फिर हम लोग खरीदने को तैयार है। फिर सामने वाला बोलेगा नहीं यार 10% बहुत ज़्यादा हो गया, तो उतना तो हमारा मार्जिन भी नहीं है, उतना तो हमारा खरीदी भी नहीं है उससे, तो रोएगा। फिर भी अगर मान लो 5-6% पे मान गया, जो कि हमको लग रहा है कि हमारा खर्चा 32,16,000 से नीचे आ सकता है उस पर, तो हम क्या करेंगे फिर? तो अपने को ये मालूम होना चाहिए कि मिनिमम कितना डिस्काउंट अपने को चाहिए सो दैट हमारा नुकसान ना हो। उसके ऊपर अगर मिले तो एक्सेप्ट। करेक्ट? समझ में आया क्या? हाँ वो प्रैक्टिकली। पर यहाँ तो हम सीधा सीधा कमेंट करेंगे क्योंकि हमारा खर्चा बढ़ रहा है तो हम लोग डिस्काउंट ऑफर रिजेक्ट कर देंगे। अंडरस्टूड? लिख दो। कहाँ से बाकी है?
G Limited produces a product which has a monthly demand of 4,000 units. Okay, 4,000 यूनिट. The product requires a component X which is purchased at the rate 20. मैंने क्या बोला इस चैप्टर में? प्रोडक्ट का मतलब, और उसको बनाने के लिए जो कंपोनेंट लगता है वो रॉ मटेरियल, और कंपोनेंट कितने में आता है? 20 रुपये में. फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ द कंपोनेंट इज, एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए एक कंपोनेंट चाहिए होता है. द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 120 रुपीज पर ऑर्डर एंड द होल्डिंग कॉस्ट इज 10% पर एनम. ओके, तो 10% किस पे लगाओगे आप? फिर परचेज प्राइस पे. 20 रुपये परचेज प्राइस आपका, लगाओ उस पर 10%. कैल्सी भी यूज कर रहे हो तुम लोग. 10% के लिए कैल्सी नहीं चाहिए होती है, एक जीरो हटाने का होता है बस, है ना. 2 रुपये. तो मिल गया ए ओ सी तीनों. अच्छा, ए कितना है इस क्वेश्चन में? देखो 4,000 इंटू 12. ए का फुल फॉर्म क्या है? एनुअल परचेज क्वांटिटी, और ये मंथली डिमांड है. तो ये 4,000 लेके तुमने कैलकुलेशन किया और वहीं तुम खत्म. पहले एनुअल करो, साल भर में कितना क्वांटिटी चाहिए अपने को? 48,000. समझ में आया आपको? तो 48,000 इज ए. ओ है अपना 120 रुपया और सी इज 2 रुपीज. ईओ क्यू आ जाएगा आराम से. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ईओ क्यू. देन इफ द मिनिमम लॉट साइज टू बी सप्लाइड इज 4,000 यूनिट्स. टू बी सप्लाइड मतलब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, किसके एंगल से बात करें? सप्लायर के या हमारे एंगल से? सप्लायर के. टू बी सप्लाइड, सप्लायर बोलता है कि मैं मिनिमम आपको, हाँ, उससे नीचे में, उससे कम क्वांटिटी में एक बार में नहीं बेचता हूँ. अपना होलसेल है, 4,000 यूनिट्स तो आपको खरीदना ही पड़ेगा. अगर मेरा ईओ क्यू मान लो 1,000 यूनिट्स आ रहा है, मैं उसके पास जाऊंगा, बोलूँगा 1,000 यूनिट्स दे दो, बोलेगा ये 1,000 2,000 यहाँ पे कम से कम एक बार में. तो तुमको नहीं लगता उस चक्कर में मेरा नुकसान हो जाएगा? फिर तो बल्क में खरीदना पड़ जाएगा. वॉट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी हैज़ टू इनकर ड्यू टू दिस? अंडरस्टूड? कैसे निकाल पाओगे ये? दोनों बार कैलकुलेशन करना होगा. एट ईओ क्यू, एट सप्लायर्स ऑफर, बराबर ना, या सप्लायर्स पॉलिसी बोल सकते. एंड व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर? देखो मिनिमम ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट ईओ क्यू पे ही होता है. तो कैसे निकाला जाता है अपना टोटल कैरिंग कॉस्ट? ऑर्डर साइज अपॉन 2. समझ में आया? और ये तो एनीवेज हम लोग ऊपर करने ही वाले, वही आंसर रहेगा. ये तो एक ज़बरदस्ती का रिक्वायर्ड पार्ट इन्होंने ऐड कर दिया. चलो पहले ए निकाल लेते हैं, फिर ईओ क्यू निकालते हैं, और उसके बाद फिर आगे का कैलकुलेशन खत्म करते हैं. क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या पूछ रहे हैं ये लोग? हाँ, वो सबसे ज़रूरी है, आंसर उसके बाद. क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट पार्ट इज ईओ क्यू, और ईओ क्यू का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? तो ए इंटू ओ अपॉन सी. और अपने को इस क्वेश्चन में ए चाहिए होगा, और अपना ए होगा 4,000 इंटू 12, 48,000, और सी हो जाएगा अपना 20 रुपये का 10% है ना, 2 रुपये. चलो अब ये लगाओ ईओ क्यू का फॉर्मूला और मुझे आंसर बताओ कितना आता है. 3,400. तो एक बार में अपने को 2,400 यूनिट खरीदने चाहिए. आपको आ रहा है क्या सेम? तो व्हाट विल बी नंबर ऑफ ऑर्डर्स देन? अगर एक बार में 2,400 खरीदते हो तो कितने ऑर्डर्स? 48,000 यूनिट्स चाहिए आपको साल भर में, और एक बार में खरीदना चाहिए 2,400. तो कम से कम 20 ऑर्डर. पर सप्लायर आपको लगता है 2,400 यूनिट आपको देगा एक बार में? नहीं, यही तो बात फंस रही है फिर. अभी क्या करना चाहिए बोलो? वी विल हैव टू कैलकुलेट टोटल मटेरियल कॉस्ट.
एट EOQ सप्लायर्स पॉलिसी, राइट। हेडिंग डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल मटेरियल कॉस्ट। चलो फटाफट जरा अपना नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताओ कितना होगा। EOQ पे तो हमने निकाल लिया है, सप्लायर की पॉलिसी पे क्या होगा। हमको चाहिए 48 और सप्लायर बोलता है एक बार में 4000 लेके जाओ, तो ऐसे तो अपने को सिर्फ 12 ऑर्डर में ही काम चलाना पड़ेगा, है ना। अभी खर्चा देखते हैं, पहले आएगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक ऑर्डर का कितना है, @120 ना, 120 रुपीज़ पर ऑर्डर, मल्टीप्लाई करो 20 ऑर्डर का कितना हो जाता है, 1440, बराबर है क्या। और सप्लायर के ऑफर पे कितना हो जाएगा, 120 इंटू 12, 1, ओ यहाँ 2400 होगा। चलो वेरी गुड। इसके बाद अभी टोटल परचेज कॉस्ट बोल दो। सप्लायर कोई डिस्काउंट दे रहा है क्या, 4000 लेंगे तो कुछ डिस्काउंट देगा, ऐसा कुछ तो है नहीं, है ना। परचेज पॉलिसी में प्राइस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 48,000 इंटू 20 कर लो, 20 रुपये का 1 किलो, 9,60,000, है ना। तो सप्लायर की पॉलिसी में भी 9,60,000 होगा और हमारा खुद का EOQ भी जाएंगे तो भी 960 होगा। कैरिंग कॉस्ट में फ़र्क पड़ेगा। EOQ पे हमारा कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा, 2,400 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, तो 2,400 ही आएगा, उतना ही आएगा ना जितना ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है ना। और अगर हम लोग सप्लायर की पॉलिसी पे जाएं तो 4,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, तो 4,000 आएगा, खर्चा बढ़ जाएगा। चलो अभी टोटल कर लो प्लीज़। $9,64,800 बराबर। और इधर तो व्हाट इज द इंक्रीज इन कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट, 6, ओके। और तीसरा तो ऐसे ही पूछ लिया, मिनिमम इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। हमारा मिनिमम खर्चा तो हमेशा EOQ पे ही होता है ना। हाँ तो मिनिमम बोला तो EOQ अपॉन 2 इंटू C। अब ये बता दो कितना आंसर आता है आपका, 2,400 अपॉन 2 इंटू 2।
डन। कैसा अभी तक इजी है? एवरेज, इजी, डिफिकल्ट? एवरेज से भी इजी है, क्या बात कर रहे हो? चलो थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं फिर। एक होमवर्क बनाओ, होमवर्क की बुक बना लो ये सब सॉल्व करने का। उसमें होमवर्क मतलब ये नहीं कि जो बोल रहा जा रहा है होमवर्क वही करना है, जो क्लास में होता है वो भी आपको घर पे जाके। वो क्या होगा, क्या क्यों अभी अभी अगर होमवर्क नहीं करोगे ना तो फिर ऐसे सिलेबस निकलता जाएगा, लास्ट लास्ट में फिर उतना टाइम नहीं मिलेगा रिवाइज करने के लिए। सेशन में तुमने एक्सपीरियंस किया ही होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि शुरुआत से ही सिलेबस को कंट्रोल में रखना है। सर जो होते जा रहा है हम भी उतना करते जाए, दैट इज़ द बेस्ट वे। उससे आपका स्ट्रेस भी कम होता जाएगा, एंड में स्ट्रेस नहीं आएगा और पास होने के चांसेस अपने। अगर डेली बेसिस पे ऐसा करते हैं तो 99% फिर हम लोग पास ही है। 1% तो बता नहीं सकते क्या होगा उस दिन, कोई कोई तो बीमारी हो जाता है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 के बाद अपने को आना है क्वेश्चन नंबर 23। फटाफट क्वेश्चन नंबर 23। A company manufactures a product from a raw material। हर कोई रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाता है ना, नया क्या है फिर? Which is purchased at the rate 60 rupees per kg। The company incurs a handling cost of 360 plus freight of 390 per order। तो ये हैंडलिंग और फ्रेट ये कौन से खर्चे हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट, बराबर ना? बताओ ऑर्डरिंग का कितना खर्चा हो गया अपना? ₹750। उसके बाद द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज 0.5 रुपीज पर केजी पर मंथ। मतलब 1 किलो सामान गोडाउन में रखने के लिए महीने भर में 0.5 रुपीज का खर्चा होगा। 0.5 पर केजी पर महीने का 0.5 रुपीज होगा। पर क्या हम लोग गोडाउन में खाली एक ही महीना स्टॉक रखते हैं? हम तो पूरे साल रखेंगे ना, तो अपना खर्चा साल का चाहिए अपने को। पूरे साल अगर रखना हो तो कितना होगा फिर? 6 रुपये। 6 रुपये तो हो गया गोडाउन का खर्चा, प्लस इन एडिशन मतलब इसके साथ और भी है। और क्या है? द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। अंडरलाइन कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, उधर लिखो इंटरेस्ट। क्या होता है कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस? हाँ, वर्किंग कैपिटल लोन लोगे मटेरियल खरीदने के लिए तो उस पर इंटरेस्ट पे करना होगा, और वो कितना है? ऑफ रॉ मटेरियल इज, ये ऑलरेडी पर एनम है, तो 9 रुपए का तो इंटरेस्ट जाता है अपना, साल का फिक्स हो गया। प्लस गोडाउन में रखने में 6 रुपये और, अब ऐड करो बताओ कितना हो जाएगा? बैंक का इंटरेस्ट 9 रुपये, 6 रुपये अपना रखने का खर्चा, दोनों मिला के 15 रुपये, तो कैरिंग कॉस्ट आ गया 15। ऑर्डरिंग कॉस्ट 750, 360 प्लस 390 है ना? हाँ, आगे देखते हैं, अभी अपने पास ए नहीं है। द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट is 1 lakh units and 2.5 units are obtained from 1 kg of, underline this, 2.5 units are obtained from 1 kg of raw material। ठीक है, अब देखते हैं क्या पूछ रहे हैं ये लोग। कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, बेसिक है, ईओक्यू पूछा हुआ है। देन एडवाइस हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ऑर्डर्स फॉर प्रोक्योरमेंट बी प्लेस्ड। फ्रीक्वेंटली मतलब कितने कितने दिन के गैप पे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम गैप। कितने दिन के गैप पे अपने को नया ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, ठीक है? वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल के मिल जाएगा। तो ये दोनों भी इजी है। थर्ड पार्ट अभी तुम मत पढ़ो,
ठीक है, पहले फर्स्ट दो सॉल्व कर लेते हैं तब थर्ड पे आएंगे। आप मुझे ए ओ सी ये तीनों निकाल के बताओ। सी तो आ गया, ओ भी आ गया, ए निकाल के बता दो। ए आ जाएगा तो हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। रीड कर लो क्वेश्चन और बताओ। क्वेश्चन नंबर 23, 23 ना? ओके को आ गया आंसर, 40,000 इज करेक्ट। कितने लोग को नहीं आया अभी तक? ओके क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है 2.5 यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मतलब 1 किलो रॉ मटेरियल से ढाई यूनिट 2.5 यूनिट्स फिनिश प्रोडक्ट बनता है, बराबर ना? ऐसा ही बोल सकते हो कि 2.5 यूनिट्स के लिए 1 किलो रॉ मटेरियल चाहिए। 2.5 यूनिट्स के लिए 1 किलो रॉ मटेरियल चाहिए, तो 1 लाख यूनिट्स के लिए कितना? फॉर्मूला वर्मूला के चक्कर में नहीं पड़ने का, बेसिक मल्टीप्लिकेशन करो। क्वेश्चन में तो ये लिखा हुआ है कि 2.5 यूनिट्स के लिए 2.5 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। पर मुझे 2.5 यूनिट्स नहीं, मुझे चाहिए 1 लाख यूनिट्स बेचने के लिए। तो बताओ उसमें कितना रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा फिर? ये समझ में आया क्या आपको? 40,000 किलो सबकी समझ में आया ये? 2.5 यूनिट्स के लिए 1 किलो, तो 1 लाख के लिए कितना? चलो ये ए हो गया। अभी आप बताओ ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। बोलो बोलो फटाफट बोलो। 750 कैसे आया ये? 360 किस चीज़ का? फ्रेट का, और हैंडलिंग, और 390 फ्रेट, दोनों मिला के 750 रुपीज़ पर ऑर्डर। इज दैट क्लियर? फिर कैरिंग कॉस्ट, पर यूनिट पर एनम। 1 यूनिट साल भर के लिए रखने के लिए कितना खर्चा होगा? तो 9 रुपये का इंटरेस्ट और 6 रुपये, और वो 6 कैसे आए ये भी बता देते हम लोग। 0.5 मंथली इंटू 12 मंथ्स। इज दैट क्लियर? अच्छा इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? तो लिखा ना इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट, ऐसा लिखा देखो कुछ। इंक्रीमेंटल मतलब इंक्रीज, एडिशनल। तो अगर ये 6 रुपये एडिशनल है, मतलब मेन भी होगा कुछ। एडिशनल का मतलब ऊपर का खर्चा है ये तो मेन कुछ और होगा। तो ये जो रखने का 0.5 रुपीज़ आपका महीने का लग रहा है, ये तो एडिशनल है। उसके पहले आपका 9 रुपये का इंटरेस्ट, समझा? तो जैसे आप 1 किलो रॉ मटेरियल खरीद के लेके आए तो 9 रुपये का इंटरेस्ट तो फिक्स हो गया, प्लस अब उसको रखने जाओगे तो महीने का 0.5 रुपीज़, मतलब साल का 6 रुपया और लगेगा। तो आपका 9 रुपये का इंटरेस्ट और रखने में और 6 रुपया ऐड होके 15 रुपये का खर्चा। करेक्ट? तो अभी ए ओ सी तीनों मिल गए अपने को। अब आ सकता है ईओ क्यू, लगाओ फॉर्मूला, निकालो ईओ क्यू। और ईओ क्यू निकाल के नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी निकाल लो, साल में कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। 2000 ईओ क्यू है, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स 20 ऑर्डर्स। साल में कितने दिन होते हैं अपने पास? 365, और 365 डेज में अपने को 20 ऑर्डर्स प्लेस करना है। कितना दिन होगा एक ऑर्डर में? कितना दिन का गैप? 18.5 25
18.25 डेज पर ऑर्डर ना, मतलब 18 दिन के गैप में साल भर में 20 ऑर्डर प्लेस करना है, साल भर में। हाँ तो अब अपने को कितना दिन का गैप मिलेगा एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए? साल में 20 ऑर्डर, मतलब अगर हम 18 दिन के बाद भी अगर ऑर्डर प्लेस करें तो अपने साल के 20 ऑर्डर आराम से हो जाएंगे। तो मैंने क्या बोला? नहीं समझा? समझ में आया? अपने पास साल में 365 दिन है, करेक्ट, और हमको 20 ऑर्डर प्लेस करना है, 20 ऑर्डर। तो हम लोग कितने कितने दिन के गैप में एक एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं ताकि साल में 365 दिन में आराम से 20 ऑर्डर अपना प्लेस हो जाए। अगर मैं एक एक महीने में एक एक ऑर्डर प्लेस करूं तो क्या 20 ऑर्डर प्लेस हो पाएंगे साल भर में? नहीं, फिर साल में कितने महीने होते हैं? तो 12 ही हो पाएंगे, मतलब थोड़ा जल्दी करना होगा अपने को तो ही 20 ऑर्डर कर पाएंगे। तो कितने कितने दिन के गैप में? 360 दिन में 20 ऑर्डर प्लेस करना है, बराबर ना? मतलब 20 ऑर्डर के लिए आपके पास 360 दिन है या 365 दिन है, तो हर एक ऑर्डर के पीछे आपके पास कितना दिन है? एक ऑर्डर 18 दिन में प्लेस करना पड़ेगा। अरे समझ में आया आपको? ठीक है, एनीवेज EOQ आया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालो, उसके आगे का काम करना है अभी, है ना? तो लिख दो, क्या पूछा था आपने को? फ्रीक्वेंसी के टाइम गैप, क्या लिखा हुआ है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, है ना? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, तो इधर लिखो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू 365 डेज अपॉन 20 ऑर्डर्स, मतलब 18 डेज बोल दो। 0.25 को इग्नोर करो, मतलब हर 18 दिन के बाद आपको एक नया ऑर्डर प्लेस करना होगा तो ही जाके आप साल में 20 ऑर्डर प्लेस कर पाओगे। समझा आपको? मान लो अभी आपको इंटर का एग्जाम देने के लिए 1 साल है, 365 दिन, बराबर ना? और आप चाहते हो कि हमारा कम से कम 4 रिवीजन होना चाहिए, आपको 365 दिन में 4 रिवीजन करने हैं, बराबर ना? मतलब कितने दिन में आपका एक रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए? 90 डेज मान लेते हैं ना, जैसे किया 365 दिन में 4 रिवीजन, वैसे 365 दिन में 20 ऑर्डर, तो हर 90 डेज में एक सिलेबस अपना एक बार पढ़ के हो जाना चाहिए, फिर अगले 90 डेज में। पर वैसा नहीं होता, पहली बार ज़्यादा टाइम लगता है, पहली बार 90 नहीं 180 डेज लग जाएगा, फिर दूसरी बार शायद 90 में काम हो जाए, तीसरी बार फिर 90 भी नहीं लगेगा, फिर वो 45 40 30 दिन में भी हो सकता है। तो जितना आप ज़्यादा बार करते जाओगे उतना आपका टाइमिंग जो है वो, जो टाइम लगेगा कम होता जाएगा ना, फिर जल्दी जल्दी कर सकते हो। चलो ये आ गया, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। फर्स्ट 2 पार्ट हो गए अपने पास, थर्ड पार्ट। इफ द कंपनी प्रपोजेस टू रैशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑन क्वार्टरली बेसिस, रैशनलाइज मतलब ये लोग फिक्स करना चाहते हैं, एक ऐसा है ना, एक मतलब एक सिस्टमैटिक कि भाई अपने को बार बार डिसाइड नहीं करना पड़े, हम लोग क्या करेंगे हमेशा क्वार्टरली बेसिस पे ऑर्डर प्लेस करेंगे। क्वार्टरली मतलब 3 महीने में एक बार, 4 बार। क्वार्टरली मतलब 3 महीने में, 10 साल में, हाँ 4 बार। तो आपको नहीं लगता साल में 4 बार ऑर्डर प्लेस करेंगे तो जो अपना EOQ था वो फॉलो नहीं हो पाएगा फिर? क्योंकि EOQ तो बोलता है कि साल में 20 ऑर्डर प्लेस करो, और कंपनी सोच रही है कि हम क्यों ना सारा काम 4 बार में ही निपटा दें, बराबर ना? तो फिर तो EOQ फॉलो नहीं करोगे आप, एंड इफ यू डोंट फॉलो EOQ तो 100% आपका खर्चा फिर बढ़ जाएगा, नुकसान होगा। देखो आगे क्या बोल रहे हैं लोग, what percentage of discount in the price of raw materials should be negotiated? negotiated मतलब अपने को सप्लायर से मांगना। तो अगर कंपनी सोच रही है कि वो 4 बार में ऑर्डर प्लेस करे, पूरे साल का रिक्वायरमेंट 4 बार में क्वार्टरली मंगा ले,
तो इन दैट केस उसको कितना डिस्काउंट मांगना चाहिए सप्लायर से? मेरा क्वेश्चन ये रह जाता है कि डिस्काउंट क्यों मांगना चाहिए आपको? क्यों, लेकिन डिस्काउंट क्यों मांग रहे हो आप? हाँ, तो मिलना चाहिए, बल्क में है बस इसीलिए। साल का तो उतना ही रहेगा। हमारा ईओक्यू कितना है? 2000। और अगर आप साल में 4 बार ऑर्डर प्लेस करो क्वार्टरली, तो आपको एक बार में कितना मंगाना पड़ेगा फिर? 10,000। 40,000 किलो आपको 4 बार में मंगाना है, मतलब हर बार। तो आप 2,000 की जगह कितना मंगाओगे फिर? मतलब बल्क में होंगे ना फिर, तो आप डिस्काउंट मांग रहे हैं क्यों? लेकिन बल्क में तो डिस्काउंट क्यों? क्यों कम करना है कॉस्ट? कॉस्ट कम करने का सवाल तो है नहीं यहाँ पे। डिस्काउंट क्यों मांग रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है? वाई शुड वी बी आस्किंग फॉर डिस्काउंट? नहीं, ये तो बिल्कुल रीज़न नहीं है। एक साथ ज़्यादा है वो रीज़न नहीं है, यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, इसके लिए मुझे डिस्काउंट चाहिए। और कितना डिस्काउंट चाहिए? चलो ठीक है, एक साथ ज़्यादा मंगा रहे हो आप, कितना डिस्काउंट मांगोगे? 1%, 2%, 4%, कितना मांगोगे? वो परसेंटेज कैसे डिसाइड करोगे आप? कॉस्ट में डिफरेंस आएगा कैसे, वो बताओ। 2,000 है और आप मंगाओगे 10,000, तो आपको नहीं लगता कि आप ईओक्यू छोड़ के दूसरा कोई क्वांटिटी मंगाओगे तो आपका खर्चा बढ़ेगा? बढ़ जाएगा ना। मान लो 2,000 यूनिट्स अगर मैं एक बार में मंगाता तो मेरा खर्चा साल का 10 लाख होता। वही अगर मैं एक बार में 10,000 मंगाऊं तो मेरा खर्चा बढ़ के 10,50,000 हो जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ईओक्यू ना फॉलो करने से मेरा खर्चा, अरे ये सुनो, तो बल्क में लगा मंगा के फायदा ही क्या है जब मेरा खर्चा बढ़ जाएगा तो? समझा? तो मैं क्या बोलूंगा सप्लायर को? कितना? हाँ, 10 लाख तो कम, उससे ज़्यादा तो अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। नहीं तो फिर क्या फ़ायदा बल्क में ऑर्डर प्लेस करेगा जब हमारा खर्चा ही बढ़ जाए? क्योंकि अल्टीमेटली हमको प्रॉफिट से मतलब है। कोई भी ऐसा काम करने से जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाए, ये तो गलत हो जाएगा, फिर हम वो करेंगे ही नहीं। समझ में आया क्या आपको? जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बैठे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है क्लास में? पढ़ना इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छे से पढ़ो, वो तो ऑब्जेक्टिव अलग हो गया फिर। मेरा ऑब्जेक्टिव है मैं अच्छे से पढ़ाऊँ, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बताओ। ये बनेंगे तो 2-3 साल पुरानी बात, आगे की बात हो गई, बोलो फ्यूचर की बात हो गई। लेक्चर में ध्यान देना, या आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ बैठे हो कि हम लोग सीए इंटर पहली बार में अच्छे से हंसते खेलते क्लियर हो जाए ना? करेक्ट, यही है। तो आप और अच्छा मार्क्स हम लोग स्कोर कर सके, तो आपका कोई भी ऐसा स्टेप जो आपके पास होने के चांसेस को, प्रोबेबिलिटी को कम करे, या आपके मार्क्स, आप वो करोगे? इसलिए नहीं करोगे। वैसे ही कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट बढ़ाना, तो कोई भी ऐसा स्टेप जिससे उनका प्रॉफिट, वो तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली। तो मैं बल्क में तभी ऑर्डर प्लेस करूंगा जब मेरा कॉस्ट नहीं बढ़े। कॉस्ट कम नहीं हो चलेगा, लेकिन एक बार को बढ़ना नहीं चाहिए। तो अगर बल्क में ऑर्डर प्लेस करने की वजह से मेरा खर्चा 50,000 से बढ़ता है, तो मैं सप्लायर को बोलूंगा कि मुझे 50,000 रुपये का डिस्काउंट दे दो, ताकि मैं 50,000 रुपये डिस्काउंट में बचा लूँ, और जो खर्चा बढ़ा था वो यहाँ पे नलीफाई हो जाए और मेरा नुकसान ना हो। अगर वो 50 से ज़्यादा डिस्काउंट दे देता है फिर तो मेरे लिए और अच्छा है, फिर मेरी कॉस्ट 10 के भी नीचे आ जाएगी। कम से कम 50 तो डिस्काउंट, और कम से कम ही पूछा इन्होंने। देखो क्या पूछा हुआ है, व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी नेगोशिएटेड? कितना नेगोशिएट करना चाहिए आपको, है ना? तो मुझे तो कम से कम जितने से खर्चा बढ़ रहा होगा, ऑब्जेक्टिव वही है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बल्क में ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ या फिर एक साथ में ज़्यादा मंगा रहा हूँ, ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, वो सब छोड़ो। हमको डिस्काउंट क्यों चाहिए? क्योंकि बल्क में ऑर्डर प्लेस करने की वजह से हमारा खर्चा बढ़ रहा है।
तो जितने से मेरा खर्चा बढ़ेगा मैं बोलूँगा कम से कम उतना मुझे डिस्काउंट मिल जाए ताकि मेरा नुकसान ना, उससे ज़्यादा मिल जाए तो अच्छा है। इज दैट क्लियर? तो आप बताओ कितना डिस्काउंट मांगोगे? जितने से हमारा खर्चा बढ़ेगा हम उतना डिस्काउंट। तो ये अमाउंट आपको कैसे मालूम पड़ेगा? फिर आपको दोनों कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, एक बार एट EOQ और एक बार एट क्वार्टरली ऑर्डरिंग। एक बार एट दोनों में देखो कितना डिफरेंस आता है। डेफिनेटली क्वार्टरली में आपका खर्चा उतना अपने को डिस्काउंट मांगना। अंडरस्टूड? यही है, मैं रीजन पूछ रहा हूँ क्यों डिस्काउंट चाहिए, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि कितना मांगना है। जब तक आपको उसके पीछे का रीजन मालूम नहीं पड़ता कि हमको डिस्काउंट, आप परसेंटेज निकाल नहीं सकते। क्या क्लियर? तो बल्क में ऑर्डर कर रहा हूं तो मुझे क्यों डिस्काउंट चाहिए भाई? मैं आपको एक साथ में उतने पैसे ला के दे रहा हूं, अगर यही पैसा मैं कहीं और इन्वेस्ट कर लेता तो कुछ 2-4% कमाता। वो लूज करके वो छोड़ के मैं आपको लाके एक साथ दे रहा हूं, तो मुझे 2-4% कम से कम डिस्काउंट तो दो। नहीं तो क्यों मैं अपने इन्वेस्टमेंट में से पैसा निकाल के आपको दूं फिर, अगर मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा तो। इससे अच्छा मैं थोड़ा थोड़ा ही दूंगा। आप फीस भी पे करोगे और बल्क में मतलब एक साथ पे करते हो तो डिस्काउंट मिलता है ना। अगर फीस मान लो 60,000 या 70,000 जो भी है कॉट ऐसे इंस्टॉलमेंट वाइज, पर आप एक बार में पे करने की सोच रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं से आप पैसा निकाल के लेके आओगे ना। और जहाँ भी पैसा है, अगर मान लो आप उसको 6 महीने के लिए रखते हैं या 3-4 महीना जो भी मिलता है, तो आपको कुछ 2-3%, 4% तो मिल जाता। तो कम से कम उतना आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलना। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर मैं आपको ऑफर दूं कि मैं अगर आप एक साथ में अगर फीस पे करते हो तो मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा, तो विल यू एक्सेप्ट? आपकी फीस मान लो 60,000 है या 65,000 है, पर अगर आप एक बार में पेमेंट करते हो तो मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा, तो विल यू एक्सेप्ट दिस? आया ना? क्या कैलकुलेशन करोगे? मान लो वो 60,000 आप कहीं 2 महीने 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए इन्वेस्ट कर देते, तो आपको कुछ रिटर्न्स मिलेंगे। 4 महीने में कितना परसेंट रिटर्न मिल जाएगा? महीने का 1% के हिसाब से मान लो 4% मान लेते हैं, वो 4% भी ठीक ठाक है, मतलब रिस्क फ्री अगर देखा जाए तो मैं 4% छोड़ के 2% के डिस्काउंट के लिए क्यों आऊँगा? तो मैं डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट, मैं बोलूँगा नहीं नहीं मैं तो इंस्टॉलमेंट में ही पे करूँगा। वही अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको 5% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो आप क्या सोचोगे कि अगर ये पैसा मैं इनको एडवांस में, फीस एडवांस में ना देता हूँ, नहीं देता हूँ, तो मैं क्या करूँगा इस पैसे का? अगर मैं क्लास में फीस एडवांस में नहीं दूंगा तो ये 50-60 हज़ार का मैं क्या करूँगा? कहीं और इन्वेस्ट करूँगा। उसमें मैं कितना कमा लूँगा 3 महीने में? मान लो 4%। और सामने से क्लास कितना डिस्काउंट दे रहा है, तो 5% के लिए 4% छोड़ना तो ठीक है, 1% तो फायदे में रहेंगे। दैट इज हाउ यू डिसाइड। समझ में आया? चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट बचा हुआ है ना अपना, हमने फर्स्ट 2 सॉल्व कर लिए क्या? ओके वेरी गुड, फिर थर्ड में आ जाओ। ये फर्स्ट था ना अपना EOQ, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स वो सेकंड, एंड नंबर 3, हेडिंग डालो नंबर 3 का, कैलकुलेशन ऑफ टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट नहीं, हाँ मैं परचेज कॉस्ट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे परचेज कॉस्ट मालूम ही नहीं है। अपने को अभी तक मालूम नहीं ना कि हम कितने में खरीदने वाले, ये तो हमको डिसाइड करना है। एग्जिस्टिंग मालूम है लेकिन वो ऑफर वाला अपने को डिस्काउंट वाला मालूम नहीं है। चलो 2 कॉलम बना दो। तो कौन सा बोलो? एट EOQ और एट क्वार्टरली ऑर्डरिंग।
क्वार्टरली मतलब साल में 4 क्वार्टर होते हैं ना फिर तो। चलो अपना पहला खर्चा निकालते हैं हम लोग, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। फटाफट ज़रा मुझे बताओ एक ऑर्डर प्लेस करने का कितना खर्चा लगता है? 100, हाँ 750 राइट। तो एट द रेट 750 रुपीज़ पर ऑर्डर। EOQ पे तो कितने ऑर्डर आ रहे थे अपने? 20 ऑर्डर आ रहे थे क्या साल के? तो मल्टीप्लाई करो 20 इंटू 750, 15,000। और क्वार्टरली ऑर्डरिंग में कितने ऑर्डर आएंगे फिर? साल में कितने क्वार्टर होता है? 4, तो 4 बार में आपका काम हो जाएगा। 15, 750 इंटू 4 कर लो, 3,000 रुपये। तो 15 की जगह 3,000, 12,000 रुपये बच जाएंगे। और तो फिर टोटल कैरिंग कॉस्ट, अभी देखो कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगा। अगर आप EOQ के लिए जा रहे हो तो आप एक बार में खरीदोगे कितना? 2,400 ना, EOQ पे 2,000 था। 2,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 15,000 आता है क्या? और सेम ही आना चाहिए ना, 15,000 ऑर्डरिंग 15,000 कैरिंग, है ना। अब ये सेम काम क्वार्टरली ऑर्डरिंग के लिए करो, फिर वहाँ पे आपको एक बार में 10,000 यूनिट्स खरीदने पड़ेंगे। 40,000 है ना, 4 बार में खरीदना है, तो 10,000 एक बार में। 10,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 15 कर लो अभी। अच्छा ये देखो यहाँ पे 15,000 की जगह 3,000 में काम हो गया ना। पहले 12,000 रुपये बचा लिए, लेकिन 12,000 बचाने में यहाँ कितना खर्चा एक्स्ट्रा हो गया फिर? सीधा 60,000 का दिख रहा है। इसके लिए अगर हम EOQ फॉलो नहीं करेंगे तो अपना खर्चा डेफिनेटली एक कम होगा, लेकिन दूसरा उससे ज़्यादा बढ़ेगा। अब ये दोनों को ऐड कर लो। अगर आप EOQ देखते हो तो आपका ऑर्डरिंग कैरिंग मिला के 30,000 में काम हो जाता है। और अगर एक बार में क्वार्टरली के लिए जाओगे तो 78 हो जाएगा फिर। तो आप मुझे बताओ कितने से अपना खर्चा इंक्रीज हो रहा है? समझ में आया? तो फिर तो ये नुकसान हो रहा है। फिर भी अगर सप्लायर हमको 48,000 का डिस्काउंट देने को तैयार हो जाए तो हम लोग सोच सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो द इंक्रीज इन कॉस्ट should be negotiated as discount। चलो अब आप मुझे बताओ डिस्काउंट पर केजी कितना हो जाएगा फिर? हमको टोटल कितना डिस्काउंट चाहिए? 48,000। और हम साल में कितना क्वांटिटी खरीद रहे हैं? 40,000। कितना किलो खरीद रहे हैं? मतलब हम लोग इफेक्टिवली 1 किलो के पीछे कितना डिस्काउंट मांग रहे हैं फिर? 1.2 रुपीज़ पर केजी। बोलो यस और नो। ये समझ में आया क्या आपको? आपको चाहिए टोटल 48,000 का डिस्काउंट और आप साल भर में खरीदते हो 40,000, मतलब आप 1 किलो के पीछे इफेक्टिवली कितना मांग रहे हो? 1.2 रुपीज़। अब ये बताओ 1 किलो मटेरियल कितने का आता है? व्हाट इज द परचेज प्राइस, ओरिजिनल परचेज प्राइस? 60 रुपये ना। तो आप 60 रुपये में बोल रहे हो कि कितना कम कर दो? बताओ क्या डिस्काउंट हुआ फिर? व्हाट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट? 1.2 रुपीज़ आउट ऑफ 60 रुपीज़ इंटू 100। 60 में से आप बोल रहे हो प्लीज़ 1.2 कम कर दो, मतलब आप कितना डिस्काउंट मांगोगे? 2%। ये समझ में आया आपको? तो आपको 48,000 का डिस्काउंट चाहिए और आपको 40,000 किलो खरीदना है, मतलब आप 1 किलो पे, हर किलो के पीछे कितना मांगोगे? 1.2। और डिस्काउंट जनरली है ना रुपीज़ में नेगोशिएट नहीं होता, परसेंटेज में होता है, 10%, 5% वैसे। तो हम यहाँ इसको कितना बोलेंगे? तो जब आप सप्लायर के पास जाओगे तो उसको क्या बोलोगे? आप कितना डिस्काउंट मांगोगे? कितना मांगोगे? 2%। आप बोलोगे 2% डिस्काउंट दे दो, वो बोलेगा नहीं नहीं, 2 तो बहुत ज़्यादा है, 1% दूंगा।
यही होगा ना, जब 2 से शुरू करोगे तो 1 पे ही आओगे। समझ में आ रहा है क्या तुमको? आपको 2 चाहिए तो आप 2 से थोड़ी शुरू कर सकते हो। ये तो गलती करते लोग। अगर कोई मान लो कोई बिजनेस कर रहा है, उसको अपना प्रोडक्ट अगर 500 में बेचना है तो क्या वो 500 से शुरू करता है? नहीं, उधर एमआरपी से काम नहीं होता ना उधर। तो में आ रहा है, आपको अगर 500 में बेचना है तो 1000 से शुरू करते हो, एटलीस्ट डबल से शुरू करने का। जैसे अगर आपको 2 चाहिए तो 4 या 5 से शुरू करो, स्टैंडर्ड राउंड फिगर 5 से शुरू करो। फिर सप्लायर बोलेगा नहीं नहीं 5 तो बहुत ज़्यादा है, मैं 2% दे पाऊंगा, खुद ही 2 पे आ गया वो। इतना जल्दी हाँ नहीं बोलने का। मान लो आपको 500 में कोई सामान बेचना है, ठीक है, आप शॉपकीपर हो और आपने 1000 से शुरू किया, समझा? सामने वाला जो बायर हो बोलता नहीं नहीं 1000 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 600 में दे दो। कुछ 500 में बेचना था, 600 मिल रहा है, 600 में तुरंत नहीं मानूंगा मैं। बोलूँगा नहीं नहीं ये तो बहुत बहुत कम करा रहे हो आप, ये तो इतना हमारा खरीदी भी नहीं है, घर कैसे चलाऊंगा मैं, ऐसा वैसा थोड़ा रोगे। फिर सामने वाला बोलेगा ठीक है 700 दे दो, फिर आप बोलेगे नहीं नहीं चलो 700 नहीं 800 कर लेते हैं, 750 में डन हो जाएगा, बराबर ना? ऐसे थोड़ी एक साथ हम लोग मान जाएंगे। तो वैसे ही 5 से शुरू किए, मान लो 2 पे आया, अब बोलोगे नहीं 2 तो बहुत कम हो गया, क्या मतलब है फिर डिस्काउंट इतना बल्क में ऑर्डर प्लेस करके? बोलेगा ठीक है चलो 3 कर दे, बोलेगा कोई बात नहीं 3 ना 4 ना 3, 3.5 कर लेते चलो, बराबर ना? दोनों का उसमें फायदा एक तरह से। तो 2% इज मिनिमम, समझ में आया आपको? कम से कम इतना चाहिए अपने को, इसके नीचे नहीं, कम से कम इतना। और अगर आप मिनिमम से स्टार्ट करोगे तो काम नहीं होएगा। जैसे आपको पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए अपने को इंटर में? 40 सोच के चलेगा, 50 चाहिए, 300 600 में से 300 चाहिए ना, मिनिमम 50%, मतलब हर सब्जेक्ट में 50 मार्क्स सोच के चलने का। पर अगर आप 50 का ही सोच के चलोगे, प्रिपरेशन 50 का ही करोगे, 50 भी नहीं आएंगे फिर, समझ में आया ना? तो आप जब 50 के ऊपर 70-80 का सोच के जाओगे तो भले 70-80 से कम नीचे ही आओगे, लेकिन फिर भी 50 के ऊपर ही रहोगे शायद। तो अगर आप एम ही मिनिमम का करोगे तो कैसे मिलेगा फिर? थोड़ा तो बढ़ा के प्रिपरेशन अपने खुद से नेगोशिएट कर रहे हो आप वहाँ पे। खुद को पहले ही बोल दोगे नहीं हमको 50% ही चाहिए, तो फिर तो आलसी हो जाओगे। अपने आप को बोलो नहीं नहीं मुझे 80% चाहिए, थोड़ा सा बॉडी को वैसा फिर दिखाओ कि नहीं मेहनत करनी है। अगर 80 नहीं 70 या 60 ही किया तो भी ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो जाएगा। लेकिन पहले से अपने दिमाग को या 50 के लिए ट्रेन करोगे, वो तो बोलेगा नहीं नहीं थोड़ा सा और आराम कर लेते हैं, आज सो जाते हैं, आज गरबा खेलने चलते हैं, कल खेलेंगे। जब उसको 70 बोलोगे तो फिर वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होएगा, 80 बोलोगे तो समझ में आया क्या? तो दैट इज हाउ थिंग्स वर्क। अगर आप मिनिमम का सोचोगे तो उतना तो होगा नहीं फिर। चलो एनीवेज, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? तो डिस्काउंट रेट क्या होना चाहिए? 2%, ठीक है। चलो अच्छा क्वेश्चन था ये, कंपैरेटिवली बेटर। देखते हैं होमवर्क में कुछ हो सकता है तो ठीक है, अभी कुछ नहीं है। बाद में लिखा तुमने, ये लिखने वाला काम कर दिया? चलो फिर दैट्स इट। बाकी ये सब रिवाइज करके आना, फिर हम लोग ये चैप्टर में अभी दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे चलेंगे। होमवर्क में ये क्वेश्चन आपको करके आना है।